Hello dear children, how are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today I am again back with the explanation of Standard 8th English Junction book. Today we are going to do literature chapter number 8 through Grandpa's eyes, that is textual exercise of this chapter. I hope you all would have seen the video of part 1 and part 2 of this chapter, in which I have explained the whole chapter and would have read the chapter. I hope the story might be clear to all of you. Today we are going to begin with the textual exercise of this chapter. In this textual exercise, the topic of grammar is active and passive voice, which I have already explained to you all in grammar textbook. We have already covered this topic and I hope all the rules might be clear to all of you. So here some pair of sentences are given. Let's read that sentences. The sun wakes Grandpa up differently. Grandpa is woken up differently by the sun. After supper, Grandpa turns on the television. After supper, the television is turned on by Grandpa. Now here both the sentences are being spoken differently. Now what is the difference between that? Let's see. In each pair of sentences, the first sentence is in the active voice. फर्स्ट सेंटेंस जो दोनों पेयर के हैं वो है एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड है वो पैसिव वॉइस में है. एंड इवन दो हम लोग दो अलग अलग वॉइस में बोल रहे हैं बट बोथ द मीनिंग्स आर सेम एंड सेम तरीके से उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है बट बोथ का सेम, दोनों का मीनिंग सेम ही है, कन्वे किया गया है. We use active voice when we want to give equal importance to the action or process and the person performing the action. हम एक्टिव वॉइस कब यूज़ करते हैं? जब जो एक्शन हो रहा है वो और जो पर्सन उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है दोनों को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं तब. एंड वी यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द एक्शन एंड नॉट हु परफॉर्म्स द एक्शन. अब पैसिव वॉइस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें खाली एक्शन पे ज़्यादा ज़ोर डालना होता है, एम्फेसाइज करना होता है उसको, ना कि जो परफॉर्म कर रहा है उस पे हम ज़्यादा ज़ोर नहीं डालते. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. In that, here the rules table is given. How to use active and passive. I have already explained you कि जब the subject does the action, the subject is the doer of the action. जो आगे जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है तो तब वो डूअर होता है एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीव करता है तब क्या उसका फॉर्मेशन होता है डूअर प्लस एक्शन प्लस रिसीवर. और इस साइड में वो रिवर्स हो जाता है. द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड द सेंटेंस बिगिंस विद द रिसीवर. तब वो रिसीवर आगे हो जाता है तो उसका फॉर्मेशन हो जाता है रिसीवर प्लस एक्शन और उसमें एक वर्ड आपको लगाना होता है बाय प्लस डूअर. दिस वे द एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर. द प्लम्बर फिक्स्ड द लीकिंग टैप. और यहाँ चेंज हो जाएगा द लीकिंग टैप वॉज फिक्स्ड बाय द प्लम्बर. और इसमें आपको टेंस का भी ध्यान रखना होता है. नाउ हियर सी द इट इज़ गिवन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो उसमें कैसे हो जाएगा माई फादर रोट अ लेटर. और इसमें द फॉर्मेशन विल बी ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस टू पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म हमें यूज़ करना होता है पैसिव वॉइस में. तो अ लेटर वॉज रिटन बाय माई फादर, दैट वे. नाउ नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें आप कैसे चेंज करोगे. वर्षा गेव प्रतिमा अ बुके. नाउ द डॉक्टर आस्क्ड विद्या टू टेक सम विटामिन पिल्स. तो यहाँ पे चेंज किया हुआ दिया हुआ है प्रतिमा वॉज गिवन अ बुके बाय वर्षा एंड अ बुके वॉज गिवन टू प्रतिमा बाय वर्षा. दो वे में आप उसको चेंज कर सकते हो. कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पहले लेके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी एक, दोनों आगे आ सकते हैं. दोनों का आगे पीछे लेके इसमें दिया हुआ है. एंड इसमें विद्या वॉज आस्क्ड टू टेक सम विटामिन पिल्स बाय द डॉक्टर. या फिर विटामिन पिल्स, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को कोई भी एक को लेके आप स्टार्ट कर सकते हो सेंटेंस. एंड इसमें हाईलाइट्स द सब्जेक्ट और द डूअर ऑफ द एक्शन.
जैसे सब्जेक्ट या डूअर है उसको हाईलाइट की करता है तब कैसे यूज़ करते हैं। द पुलिस फाइंड द ड्राइवर फॉर स्पीडिंग, अवॉइड्स मेंशनिंग द डूअर इन द सम केसेस, कभी कभी डूअर नहीं भी यूज़ करते हैं हम लोग वैसे, तो द ड्राइवर वॉज फाइंड फॉर स्पीडिंग बाद में कुछ नहीं लिखते तो हम लोग वो अवॉइड करते हैं डूअर को मेंशन करना। This way here the examples are given, and first of all you can go through the rules which I have taught you of that tenses कि tense में कैसे उसमें change होता है। Then now let's begin with exercise A. Rewrite the sentences in the passive voice. Straight तरीके से करना है active to passive. Now here children space is not there to write the answers, so you will write the answer in a separate paper and staple it with this page. Now B exercise you can staple on the second page also or here also, दोनों A और B exercise आप लोग को separate page में आंसर लिख के नंबर वाइज एक्सरसाइज का A करके उसके नंबर्स डाल के देन दूसरे पेज में एक्सरसाइज B और नंबर डाल के आंसर्स लिखने हैं। Now see here the first question is Bhuvan is cleaning the garbage. This one is already done for you. तो garbage is being cleaned by Bhuvan, ये continuous tense है तो continuous tense का रूल आप अप्लाई करोगे और you will change the sentence. Now the second one is Nitya has donated all her old books to the library. See I have mentioned the answers over here. This way you have to write the answers. सो कैसे चेंज करोगे, डूअर रिसीवर चेंज हो जाएगा और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस में BEEN बीन लगा के यू हैव टू चेंज। तो आंसर विल बी ऑल हर ओल्ड बुक्स हैव बीन डोनेटेड बाय नित्या टू द लाइब्रेरी। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, I am reading it from the textbook, you can see it, in that it is given third question is Nitya has donated, not third one, sorry, third one is they were rehearsing the play last week. So were rehearsing is past continuous, तो past continuous का रूल अप्लाई होगा, continuous में being लगेगा तो सेंटेंस हो जाएगा the play was being rehearsed by them last week. Now see the fourth one, it is my sister and I are going to build a model aeroplane. अब आर गोइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस में बीइंग तो लगेगा ही एंड इधर गोइंग वाला दिया हुआ है तो गोइंग का फॉर्म आपको यूज़ करना है और आपको लगाना है और डूअर रिसीवर चेंज हो जाएगा। तो आंसर विल बी अ मॉडल एरोप्लेन इज़ गोइंग टू बी बिल्ट बाय माय सिस्टर एंड मी। गोइंग टू में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से इज़ आर चेंज करना है और टू गोइंग टू दिया हो तो टू बी लग जाएगा। नाउ द फिफ्थ वन इज question I am reading, the principal addresses the assembly every morning. Now addresses means it is present tense. Present tense का rule you have to apply is are plus V3 form. तो answer will be the assembly is addressed by the principal every morning. This way you have to apply the tenses rule and do. Now the sixth question I am reading from the textbook, it is the technician skillfully operates the complicated machine. Now skillfully operates, operates is simple present tense. So again simple present tense rule will be applied. So the answer will be is rule is are plus V3 form. So answer will be the complicated machine is skillfully operated by the technician. Now let's move on to B exercise. Children, you can see in your textbook I am showing you the answers of exercise B now. In the textbook the first is already been done. In that what you have to do, this is the reverse of that. You have to rewrite the sentences in the active voice, मतलब रिवर्स ऑर्डर में वो बीइंग वगैरह निकाल के V3 फॉर्म निकाल के उसके ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाना है। सी द सेकेंड वन, the question I am reading it is the wall will be whitewashed by the painters next Sunday. तो इसमें बाय निकल जाएगा और विल बी मीन्स फ्यूचर फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो द आंसर विल बी द पेंटर्स विल वाइट वॉश द वॉल्स नेक्स्ट Saturday, this way. Now see the third question in the textbook, it is students project should be done by parents. Now should be means that modal verb it is used, तो उसका ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाना है। तो आंसर हो जाएगा parents should not do students
प्रोजेक्ट। सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, एक्टिव उसके रिवर्स ऑर्डर में। नाउ सी द फोर्थ वन, लेट माई वार्निंग नॉट बी इग्नोर्ड। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में यू हैव टू टेक इट, लेट फॉर्म निकाल के उसके ओरिजिनल फॉर्म में यू हैव टू गो, डू नॉट इग्नोर माई वार्निंग। नाउ let's move on to the fifth one. It is, question is, the costumes for the play had been designed by the students. Now had been designed means it is past perfect form, so you have to take it to past perfect form. The students had designed the costumes for the play. Now see the last one, that is, question is, the championship was won by our team this year. Now was won is simple past tense, तो simple past tense के form में you have to write down. So answer will be, our team won the championship this year. Now here the grammar part of textual exercise is ended. Now next part is about the vocabulary. Let's move on to that vocabulary part. In that it is given over here. Read this sentence. I hear the night noises that grandpa hears. ये एक सेंटेंस दिया गया है कि वो लड़का सुनता है जो नाइट वॉइसेस जो ग्रैंडपा सुनते हैं। तो वो नॉइजेस के यहाँ पे दिए हुए नाम, द हाउस क्रीकिंग, द बर्ड्स सिंगिंग, द लास्ट सॉन्ग्स ऑफ द डे, द विंड रस्टलिंग, द लीव्स इन द ट्री आउटसाइड माई विंडो। ये सब हाईलाइटेड वर्ड्स यू कैन सी कि वो साउंड्स हमें बताते हैं। Now see here dear children, the words in color refer to particular sounds. मैंने जो बताया कि वो particular sound की आवाज़ें दी गई हैं, made by some things, कुछ भी चीज़ों की या कुछ birds की वो आवाज़ें, तो उसे क्या कहा जाता है? They are known as onomatopoeic words. अब ये onomatopoeia भी एक है ना parts of speech है, which I have explained you last year. तो this is called onomatopoeic words. ये जो साउंड्स वाले जो वर्ड्स हैं उसे कहा जाता है ओनोमोटोपिक वर्ड्स। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्लेनेशन यहाँ कॉलम ए बी सी 3 कॉलम्स आर गिवन, यू हैव टू मैच द ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं इन ए में ये वर्ड्स दिए हुए हैं टू द करेक्ट मीनिंग इन बी, उसका मीनिंग क्या होता है वो बी में दिया गया है। एंड साउंड्स किस चीज़ के हैं, ऑब्जेक्ट के साउंड्स कौन से ऑब्जेक्ट के, वो दिया गया है सी में। तो पहले ए को बी से ज्वाइन करना है और फिर बी को सी से। सी द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी इट इज़ बीन डन, जिंगल, वो एक साउंड है किस चीज़ का, उसका मीनिंग है द साउंड ऑफ स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट्स बीन शेकन टुगेदर और हिटिंग ईच अदर। और वो किस चीज़ का है, वो सी में ज्वाइन किया गया है, कीज़, बेल्स और कॉइन्स का। सी द सेकेंड वन, सेकेंड वर्ड इज स्प्लटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लटर? द मीनिंग इज योर डी ऑप्शन, अ शॉर्ट सॉफ्ट अनइवन साउंड लाइक अ स्मॉल एक्सप्लोशन। बहुत ही शॉर्ट छोटा साउंड है और वो किस चीज़ का होता है? दैट इज़ ऑप्शन 4, ऑयल या बैटर का, वो साउंड को कहते हैं स्प्लटर। नाउ सी द थर्ड वन, रैटल। What is the meaning of rattle? A short, loud, repeated sound, बार बार जो रिपीट होता है, especially कौन सी चीज़ का? when something shakes, कुछ चीज़ें हिलाई जाती है तब। अब वो मैच होगा, ऑब्जेक्ट कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 6, चेन, टीथ या विंडो, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। सी द फोर्थ वन, क्रैक। What is the meaning of crack? F option, a sudden, sharp साउंड, लाउड साउंड लाइक समथिंग ब्रेकिंग, कुछ टूटने की जो आवाज़ आती है उस चीज़ का साउंड। और उसका आंसर होगा सेकेंड वन, थंडर, नकल्स, ब्रांचेस, ये चीज़ें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। सी द फिफ्थ वन, सिजल। सिजल का मीनिंग है बी ऑप्शन, अ हिसिंग साउंड लाइक वाटर फॉलिंग ऑन हॉट मेटल, जो मेटल पे पानी जब गिरता है तब कैसा आवाज़ आता है। और फूड फ्राइंग इन हॉट ऑयल, हॉट ऑयल में जब कुछ चीज़ें हमें फ्राई करनी होती है वैसा। तो उसका ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? नंबर 1 ऑप्शन, फायर, कार इंजन। सी द लास्ट वन, पैटर।
What is the meaning of patter? It is C option. The sound of something repeatedly hitting a surface quickly and lightly. बार बार कुछ चीज़ पे हिट होता है वैसी आवाज़, तो उसका ऑप्शन नंबर 5 है, ऑब्जेक्ट है फुटस्टेप्स एंड रेन ड्रॉप्स, जैसे वो गिरते हैं ऊपर से बार बार हिट होते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग यू हैव टू कंप्लीट द बी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए को मीनिंग देखते हुए ये वर्ड्स आप लोग को फिलअप में डालने हैं. फर्स्ट वन ऑलरेडी दिया गया है. सेकेंड इज डोंट डैश द कॉइन्स. अब कॉइन्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? जिंगल. इन योर पॉकेट वाइल यू स्पीक. सी द थर्ड वन. आई थिंक दे हैव वोकन अप. आई कैन हियर द डैश ऑफ फीट. अब फीट के लिए बार बार कौन सा वर्ड हमने यूज़ किया था, मीनिंग दिया हुआ था फीट इन द नेक्स्ट रूम. द वर्ड इज पैटर. सी द फोर्थ वन, द बैटर. अब बैटर के लिए हमने कौन सा वर्ड आई टोल्ड यू टू यूज़? सिजल्ड. येस. एज ही पोर्ड इट out on the hot plate to make a dosa. Let's move on to the next page. The fifth one is Subhash dash his knuckles. अब knuckles के लिए हमने कौन सा word use किया था? cracked. After typing out a long letter to his friend. The last one is the house was so old that the windows and the bottles on the shelf. विंडोज़ और बॉटल्स के लिए हमने क्या यूज़ किया था? रैटल्ड एवरी टाइम अ व्हीकल पास्ड बाय ऑन द रोड आउटसाइड. नाउ आवर लास्ट पार्ट ऑफ द टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज अबाउट डिक्शनरी वर्क. यू हैव टू सी द डिक्शनरी. यहाँ पे एक्सरसाइज ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यू हैव टू राइट. ओके, सो फ्रॉम द डिक्शनरी चिल्ड्रन यू वुड हैव नोटिस कि डिक्शनरी में क्या होता है कि जो भी वर्ड आप ढूंढ रहे हो वो वर्ड अगर मिल जाए उसके बाजू में उसकी पार्ट ऑफ स्पीच दी गई होती है कि वो नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी है. तो दैट यू हैव टू राइट इट ओवर हियर. उसके बाद उसके मीनिंग्स दिए गए होते हैं. सो हियर आर फ्यू वर्ड्स, वी विल राइट इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे मैंने लिखा है आप लोग को पेंसिल से इसमें ऐसे ही लिखना है. द फर्स्ट वर्ड इज लीन. लीन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब. वो एक वर्ब की तरह एक्ट करता है. क्लोज ऑल्सो वर्ब है. थर्ड वन बैक, इट्स अ नाउन. फोर्थ वन लाइट, इट्स ऑल्सो अ नाउन. एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, टर्न, इट इज़ अ वर्ब. नाउ डियर चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, वो इसमें किस तरीके से एक्ट कर रहा है, इसमें उसका क्या मीनिंग है, वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करने के बाद साइड में उसका मीनिंग लिखना है. क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं वो एक सेंटेंस में उसका मीनिंग अलग होता है तो दूसरे सेंटेंस में सेम वर्ड का मीनिंग अलग होता है. सो यहाँ पे दो दो पेयर्स दिए गए, दोनों में उसके मीनिंग अलग है. See the first one, इसमें leaned, he leaned forward in his seat to see the speaker better. So इसमें leaned का meaning है to bend forward from an upright position, आगे झुक के आ जाना. Now same word का इसमें meaning अलग होगा सेकेंड में. She is exactly like her mother, lean and tall. अब इसमें lean का meaning है thin. See the third one, I would like to sit close to the window please. अब इसमें close का meaning है near. Now see the fourth one, our school closes for the Christmas holidays on 20th December. अब इसमें closes का meaning है shuts. Now fifth one is you forgot to lock the back door yet again. अब इसमें back का meaning है the part that is opposite to the front. Now see the sixth one, he hurt his back while cleaning the cupboard. अब इसमें back का meaning है the part of the body which is opposite to the chest from the neck to the spine. पीछे का जो body part होता है उसके बारे में बोला गया है. Seventh one is the lights went out just as we began dinner. In this, lights meaning is lamps that use oil or electrical energy to produce light. See the eighth one, she does not लाइक लाइट कलर्स. अब इसमें लाइट का मीनिंग है नॉट डार्क, बहुत डार्क कलर्स नहीं, पेल जैसे कलर्स. द नाइन्थ वन इज
You missed your turn to roll the dice. Now इसमें turn means opportunity and here turn left at the hospital and my house is the 10th one on the right. Here turn meaning is to change the direction को indicate किया गया है. Now dear children, here we end up our textual exercise. Here you have to complete the whole textual exercise with the pencil how I have written. And जो आगे की exercise में मैंने instruction दी थी कि आपको पेज पिनअप इसमें स्टेपल कर देना है आंसर्स लिख के, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है आंसर लिखने के लिए. So here we end up our textual exercise. Now we'll begin with our worksheet, question answer explanation. So dear children, here is our question answers which we are going to begin worksheet. Now this meanings and question answer and complete the following you have to write down in your FNB, English FNB. So let's begin with chapter 8 through Grandpa's eyes, meanings first. Now the first meaning is sharp blue. What is the meaning of sharp blue? Clear blue, एकदम बहुत ही clear blue color हो उसे कहते हैं sharp blue. See the second one, it is sharp seeing. What do you mean by sharp seeing? It means able to see very well and notice even small details. इसका मतलब है बहुत ही sharply notice, पूरी बहुत ही एकदम छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत अच्छे से दिखाई दे और पूरे उसमें each and every small details हो जिसमें. The third one is banister. What do you mean by banister? The railing which you can hold for support while going up and down stairs. ऊपर नीचे जाने के लिए जो रेलिंग का हम सपोर्ट लेके सीढ़ियों के साइड में जो रेलिंग लगी होती है, कभी स्टील की होती है, कोई आयरन की होती है, कोई वुडन की होती है, जो वो पकड़ के हम उतरते हैं और चढ़ते हैं उसे कहते हैं बैनिस्टर. The fourth one is protest. Protest. What do you mean by it? कंप्लेन. प्रोटेस्ट करना मतलब कंप्लेन करना उसके अगेंस्ट. से उसका दूसरा मीनिंग है से दैट यू डू नॉट एग्री विथ समथिंग. आप उसके खिलाफ कुछ बोलते हो, उससे एग्री नहीं करते हो. द फिफ्थ वन इज डेलॉप. व्हाट इज इट? डेलॉप. इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट फूड. कुछ बहुत ही सॉफ्ट चीज़ उसका छोटा अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड डेलॉप. द नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन सेलो. अब सेलो किसे कहा जाता है? इट्स अ लार्ज वायोलिन लाइक इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय होल्डिंग इट बिटवीन द नीज. एक वायोलिन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे दोनों पैरों के नीज के बीच में रख के बजाया जाता है. द सेवेंथ वन इज प्रॉम्प्टली. व्हाट इज इट? प्रॉम्प्टली. इट मीन्स विदाउट डिले, मतलब बिल्कुल भी देर किए बिना. द एट्थ वन इज स्क्रैची. स्क्रैची मीन्स रफ, बहुत ही खराब, रफ, नॉट प्लेजेंट टू हियर, और उसकी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. द नाइन्थ वन इज हॉन्कर्स. व्हाट इज इट? हॉन्कर्स. इट मीन्स ग्रेइश ब्राउन वाइल्ड गीज दैट मेक अ लाउड हार्श साउंड. इसका मतलब क्या है? ग्रेइश ब्राउन वाइल्ड गीज होता है एक बर्ड जो बहुत ही लाउड, ज़ोर से और बहुत ही ख़राब आवाज़ निकालता है. द टेंथ वन इज क्रीकिंग. व्हाट इज़ इट? क्रीकिंग मीन्स मेकिंग अ लॉन्ग स्क्वीकी हार्श साउंड. एक टाइप का साउंड है लंबा और स्क्वीकी और ख़राब, कान को सुनने में अच्छा नहीं लगता है ऐसा साउंड. द 11th वन इज रस्टलिंग. इट मीन्स मेकिंग स्मॉल सॉफ्ट साउंड, और ये रस्टलिंग है वो बहुत ही छोटा और सॉफ्ट साउंड है. Now here we end up our meanings. Now next is question and answers. Let's begin with the question answers. The first question is, how does the morning begin differently for John and Grandpa? अब जॉन के लिए और ग्रैंडपा के लिए, दोनों के लिए मॉर्निंग कैसे अलग अलग तरीके से शुरू होती है? The answer is, in the morning John sees the sun pushing through the curtains. अब सुबह सुबह मॉर्निंग में जॉन को सन दिखाई देता है कर्टन के अंदर, कर्टन के आर पार पुश होते आते हुए. और ग्रैंडपा के लिए, ग्रैंडपा कैन नॉट सी द सनलाइट. ग्रैंडपा ब्लाइंड थे तो उन्हें सनलाइट दिखाई नहीं देती है. वो क्या कहते हैं जॉन से? ही टेल्स जॉन दैट इट टचेज हिम वार्मिंग हिम अवेक.
वो कहते हैं कि मुझे सनलाइट टच करती है, गर्माहट मुझे महसूस होती है और मैं जग जाता हूँ। इस तरीके से दोनों के लिए मॉर्निंग अलग अलग शुरू होती है। सी द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज ग्रैंडपा नो वेयर नाना इज एंड वॉट कुड जॉन नॉट हियर बिफोर ही क्लोज्ड हिज आइज। नाउ ग्रैंडपा कैसे बता सकते हैं, नाना मीन्स उसकी दादी, जॉन की दादी कहाँ है, और जॉन को कुछ सुनाई नहीं देता है पहले कि वो कहाँ थी, बिफोर उसने अपनी आंखें बंद की, वॉट कुछ क्या नहीं सुनाई दिया उसे, जब उसने आंखें बंद की उसके पहले क्या नहीं सुनाई दे रहा था। सो द आंसर इज ग्रैंडपा न्यू where Nana was by listening intently to the sounds coming from the kitchen. ग्रैंडपा को कैसे पता चला नाना कहाँ थी, कि उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी जो किचन से आ रही थी। And before he closed his eyes, John could not hear the banging of pots. जब जॉन ने आंखें बंद की उसके पहले उसको पॉट्स की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। एंड द साउंड ऑफ वाटर, और किस चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, पानी की, जो रनिंग इन द किचन, पानी में जो किचन में जो पानी बह रहा था उसकी भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। बिकॉज ही नीडेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज हियरिंग, क्योंकि वो देख ही रहा था, हियरिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, इस वजह से। द थर्ड वन इज, वॉट डज जॉन प्रोटेस्ट अबाउट, जॉन किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, एंड वाई डज ही डू सो, और क्यों वो करता है ऐसा। तो आंसर इज, जॉन प्रोटेस्टेड व्हेन नाना टोल्ड हिम दैट इट वॉज ईजी टू गेस द नेम्स ऑफ फ्लावर्स बाय जस्ट स्मेलिंग देम। जॉन ये प्रोटेस्ट करता है कि नाना ने जब कहा, उसकी दादी ने, कि ये इजी है, उसकी स्मेल पे आप कंसंट्रेट करो तो आपको पता चल जाएगा, गेस कर सकते हो कि कौन से फ्लावर की स्मेल है। तो ही सेड सो, और उसने ये इसलिए कहा बिकॉज ही हैड इनकरेक्टली गेस, उसने गलत तरीके से गेस किया था, दैट देयर वेयर कार्नेशंस, कि कार्नेशंस फ्लावर्स थे, वाइल ग्रैंडपा हैड करेक्टली गेस, और ग्रैंडपा ने करेक्टली गेस किया था दैट द फ्लावर्स वेयर मैरीगोल्ड, एक्चुअली मैरीगोल्ड फ्लावर्स थे, वो गेसिंग करेक्ट था। और जॉन फेल्ट दैट ऑल द स्मेल्स मिक्सड टुगेदर, उसको ऐसे क्यों लग रहा था, क्योंकि सारी स्मेल मिक्सअप हो रही थी इन द एयर, एंड देयरफॉर इट वॉज नॉट ईजी टू गेस व्हाट द स्मेल्स वेर, इसीलिए उसके लिए वो ईजी नहीं था कि कौन सी स्मेल आ रही थी। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई इज ग्रैंडपाज प्लेट ऑफ फूड अरेंज्ड लाइक अ क्लॉक। अब ग्रैंडपा की जो प्लेट है फूड की, वो क्लॉक की तरह कैसे अरेंज की गई है। So answer is, grandpa's plate is arranged like a clock while eating, खाते हुए क्लॉक की तरह है, so that he knows exactly, ताकि उन्हें पता चले exactly where to reach for his food, ताकि उन्हें कहाँ पे कौन सा फूड है तुरंत पता चल जाए, और वो उन्हें वो जो खाना हो वहीं पे वो पहुँच पाए उनका हाथ। Now our fifth question is, how does John learn to play music? नाउ जॉन कैसे म्यूज़िक बजाना सीखता है, कैसे सीख रहा है। सो द आंसर इज़, जॉन लर्न्स टू प्ले म्यूज़िक, द आंसर इज़ जॉन लर्न्स टू प्ले म्यूज़िक यूजिंग शीट्स ऑफ म्यूज़िक प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड बिफोर हिम, उसके आगे एक स्टैंड रखा हुआ है, उसके ऊपर शीट्स रखी हुई है, उसको देख के ही इज़ प्लेइंग द म्यूज़िक। ही नोज़ ऑल अबाउट म्यूज़िकल नोट्स, उसे सारे म्यूज़िकल नोट्स के बारे में पता है, बाय रीडिंग देम फ्रॉम म्यूज़िक शीट्स, म्यूज़िक शीट्स में से वो रीड करते जा रहा है और इस हिसाब से म्यूज़िकल नोट्स के हिसाब से वो बजा रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज़, हाउ डज ग्रैंडपा प्ले न्यू पीसेस ऑफ म्यूज़िक। ग्रैंडपा नए नए पीसेस जो है वो कैसे बिना देखे लर्न करते हैं और वो बजाते हैं। सो ग्रैंडपा नोज़ हिज म्यूज़िक बाय हार्ट, उनको उनका खुद का जो म्यूज़िक है बहुत ही अच्छी तरीके से बाय हार्ट हो चुका है, एंड द नोट्स आर इन हिज फिंगर्स, और तुरंत ही वो फिंगर से वो बजाने लगते हैं, एंड ही कैन प्ले द इंस्ट्रूमेंट विथ एज विदाउट हैविंग टू लुक एट द नोट्स, और वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ईजीली बजा सकते हैं बिना नोट्स में देखे हुए, एंड ही लर्न्स न्यू पीसेस बाय लिसनिंग, और नए नए म्यूज़िक वो सुनते हैं और वो सीख जाते हैं। देन द सेवेंथ क्वेश्चन इज,
How did John and his grandfather spend their time between breakfast and supper? अब dear children, they are asking कि question means ग्रैंडपा और जॉन अपना टाइम जो ब्रेकफास्ट और सपर के बीच का टाइम है वो कैसे स्पेंड करते हैं. सपर मीन्स रात का खाना. सो आफ्टर ब्रेकफास्ट जॉन एंड ग्रैंडपा प्लेड द सेलो टुगेदर इन द लिविंग रूम. सबसे पहले उन्होंने क्या किया ब्रेकफास्ट के बाद, लिविंग रूम में सेलो बजाया. सेलो वो जो इंस्ट्रूमेंट पैरों के दो नीज के बीच में रख के बजाया जाता है, तो उन्होंने लिविंग रूम में जाके पहले वो बजाया. उसके बाद लेटर दे वॉक आउटसाइड, बाहर वॉकिंग के लिए गए, थ्रू द फ्रंट यार्ड, आगे के यार्ड में, एंड अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर, फील्ड क्रॉस करके रिवर की तरफ गए. आफ्टर दैट क्या किया उन्होंने, वहाँ जाके ग्रैंडपा आइडेंटिफाइज सम बर्ड्स व्हेन ही हियर्स देयर कॉल. जब उन्हें उन बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई देती है तो अगेन वो गेस करते हैं वो कौन सा बर्ड है. उसके बाद दे वॉक बैक टू द हाउस एंड ड्रैंक टी विथ नाना ऑन द पोर्च. और बाद में वो वापस घर गए और वहाँ पे उन्होंने चाय पी उसकी दादी के साथ बैठ के पोर्च में. देन इन द आफ्टरनून के टाइम ग्रैंडपा, नाना एंड जॉन तीनों ने क्या किया, टेक देयर बुक्स, उनकी खुद की सारी बुक्स ली आउटसाइड टू रीड अंडर द एप्पल ट्री. एप्पल ट्री के नीचे बैठ के वहाँ उन लोग ने अपनी अपनी बुक्स रीड की. ग्रैंडपा रीड्स हिज बुक विथ हिज फिंगर्स. और ग्रैंडपा ने कैसे रीड की, अपने फिंगर्स से. फीलिंग द रेज्ड ब्रेली डॉट्स दैट टेल हिम द वर्ड्स. वो ब्रेली लैंग्वेज विच कम्स, जो ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेली बुक्स होती है उसके ऊपर फिंगर्स रेज्ड डॉट्स होते हैं, उन लोग उसके ऊपर फिंगर्स घुमा के वो रीड करते हैं, तो वैसे उन्होंने रीड की. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज जॉन टेस्ट. जॉन क्या टेस्ट करता है, वाई डिड ही डू सो, और क्यों उसने ये टेस्ट किया, एंड वॉट डज ही फाइंड आउट, और उसे उससे क्या पता चला. सो द आंसर इज ग्रैंडपा हैड टोल्ड जॉन दैट नानाज वॉइस स्माइल्ड टू हिम. ग्रैंडपा ने जॉन को कहा था कि नाना जब डांटती है तो भी उनकी वॉइस में हंसी होती है, हंसते हुए वो बोलती है. जॉन डिसाइडेड टू टेस्ट इट, और जॉन ने ये टेस्ट करने का डिसाइड किया इट टू सी वेदर इट वॉज ट्रू फॉर हिम एज वेल. तो उसके लिए भी वो ट्रू है कि नहीं वो जानने के लिए उसने ये टेस्ट किया. व्हेन जॉन आस्क्ड नाना टू रिपीट व्हाट शी हैड सेड, जब जॉन ने अपनी दादी से कहा कि आपने क्या बोला वो रिपीट कीजिए, दैट टाइम शी आस्क्ड हिम टू गो टू स्लीप. उन्होंने दादी ने क्या कहा, सो जाओ, ऐसे उन्होंने कहा. एंड शी सेड इट स्टर्नली बट जॉन रियलाइज दैट ग्रैंडपा वॉज राइट. उन्होंने ये गुस्से से कहा उसे ऐसे कि तुरंत सो जाओ जल्दी, अब टाइम हो चुका है, बट तब उसने रियलाइज़ किया कि ग्रैंडपा सही थे. नानाज वॉइस स्माइल्ड टू हिम, वो हंसते हुए अंदर से हंसते हुए बोल रही थी. टू व्हेन ही लुक्ड थ्रू ग्रैंडपाज आइज, जब वो ग्रैंडपा के आंखों से देखने की ट्राई करता है तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ग्रैंडपा सही थे. Now dear children, the next topic is about you have to complete these sentences in your own words according to the understanding of the chapter. So this exercise also you have to write it in the notebook after completing the meanings and question answer. So our first sentence is grandpa's eyes are not sharp seeing. क्यों sharp seeing नहीं है? Because answer is he is visually impaired. वो नहीं देख सकते हैं अपनी आँखों से. The second one is opening the window helps grandpa to know. अब ओपन करके ग्रैंडपा को विंडो ओपन करते हैं तो क्या पता चलता है, हाउ द वेदर इज़ आउटसाइड. आंसर क्या है कि बाहर का वेदर कैसा है वो उन्हें पता चलता है. द थर्ड वन इज ग्रैंडपा नोज विच वे द विंड ब्लोज, विच बर्ड सेज कॉन्केरी एंड सो ऑन. बिकॉज कैसे उन्हें पता चलता है कि किस तरह से विंड ब्लो हो रही है और कौन सा बर्ड बोलता है कॉन्केरी. आंसर इज ही यूजेज हिज सेंसेस ऑफ टच, स्मेल एंड हियरिंग टू आइडेंटिफाई द थिंग्स अराउंड हिम. वो क्या यूज़ करते हैं, अपने टच करने की सेंस, स्मेल करने की सेंस और सुनने की सेंस से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि चीज़ों के बारे में. द फोर्थ वन इज़ to fill his cup of tea, grandpa puts his finger just inside the rim so that. अब grandpa
अपनी कप ऑफ टी भरने के लिए अपनी फिंगर को कप के रिम मतलब ऊपर तक रखते हैं और फिर कप फिल करते हैं। वाई? बिकॉज ही नोज़ व्हेन द कप इज़ फुल, ताकि उन्हें पता चल जाए कि कप कब फुल हो चुका है। द फिफ्थ वन इज़ जॉन हियर्स द साउंड्स ग्रैंडपा हियर्स व्हेन। जॉन को वही आवाज़ें सुनाई देती है जो ग्रैंडपा को सुनाई देती थी जब। आंसर इज ही क्लोजेज हिज आइज एंड ट्राइज टू लुक थ्रू ग्रैंडपाज आइज। वो अपनी आंखें बंद करता है और ग्रैंडपा की आंखें कैसे वो सब सेंसेस यूज़ करके करते हैं वैसे वो भी ट्राई करता है ग्रैंडपा की आंखों से देखने की। द लास्ट वन इज लुकिंग थ्रू ग्रैंडपाज आइज मीन्स, ये जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है? It means, answer is closing one's eyes and knowing the world by placing more importance to the other senses like smell, hearing and touch. Means अपनी आंखें बंद करके अपने दूसरे सेंसेस को यूज़ करके, इम्पोर्टेंस जो सेंसेस है उसे इम्पोर्टेंट सेंसेस को यूज़ करके स्मेल करना, हियर करना और टच करके ये देखने की ट्राई करना। So dear children, here we end up our worksheet exercise and textual exercise. You have to complete both the exercise. Textual exercise आपको पेंसिल से टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है जैसे मैंने पहले बताया, and this worksheet you have to write down in your FNB. ऑल द थ्री मीनिंग्स भी लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं एंड कंप्लीट द फॉलोइंग भी लिखने हैं। क्वेश्चन विद ब्लैक पेन एंड आंसर विद ब्लू पेन, एंड वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली so that all the exercises are clear to you all. Thank you dear children.